नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा जायसवाल, गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बेमेतरा में पदस्थ हूँ। आज मैं आपको सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जब कभी भी मैं सांख्यिकी शब्द सुनती हूँ तो मुझे लॉर्ड कैल्विन ने जो कहा था वो बातें याद आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि जिस विषय की आप बात कर रहे हैं यदि आप उसे माप सकते हैं, अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, तब तो आप उस विषय के बारे में जानते हैं। यदि आप उसे माप नहीं सकते, अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान अल्प एवं अपर्याप्त है। ये आपके ज्ञान का प्रारंभ है, लेकिन आप विज्ञान के स्तर की प्रगति नहीं कर पाए हैं। इसका अर्थ ये है कि जिसकी भी आप बात कर रहे हैं यदि आप उसे अंकों में व्यक्त कर सकते हैं तो वहीं पर सांख्यिकी है, वहीं पर सम्मक है। और अधिक जानकारी देने के लिए हम सांख्यिकी के बारे में आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि सांख्यिकी के क्या क्या लक्षण हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। कि सांख्यिकी तथ्यों के समूह है। किसी एक तथ्य को अंक में व्यक्त किया जाए तो उसे सम्मक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी व्यक्ति का वेतन 500 रुपए मासिक है तो यहाँ पे नंबर तो है, लेकिन इसे हम सम्मक नहीं कहेंगे, क्योंकि इस आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि हम उस दफ्तर में काम करने वाले सारे व्यक्तियों का वेतन लेते हैं तो हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और वहां पर ये सम्मक कहलाएगा। सम्मक संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर ए व्यक्ति हाई क्लास को बिलोंग करता है, बी मिडिल क्लास को और सी लोअर क्लास को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर वो गुणात्मक पक्ष का पहलू का अध्ययन हो रहा है, संख्यात्मक नहीं। अतः यहाँ पर सम्मक नहीं है, सांख्यिकी नहीं है। लेकिन अगर हम यदि ये कहें कि ए की इनकम 50,000 रुपए है, बी की इनकम 30,000 रुपए है और सी की इनकम 5,000 रुपए है, तो इसे हम सम्मक कहेंगे। सम्मक पर विविध कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। सम्मकों पर कोई एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण जो है वो प्रभावित होते हैं। जैसे कि अगर किसी वर्ष फसल बहुत अच्छी होती है तो इसका एक रीजन नहीं होता, बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कि बीज बहुत अच्छी बीज का प्रयोग किया गया हो, सिंचाई की व्यवस्था की गई हो, अच्छी जलवायु हुई हो, खाद की व्यवस्था की गई हो, इन सब के कारण से ही फसल जो है वो अच्छी होती है। सम्मकों को गणना द्वारा या अनुमान द्वारा एकत्र किया जाता है। जहां पर अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है वहां पर सम्मकों को गणना द्वारा, और जहां पर अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है वहां सम्मकों को अनुमान द्वारा एकत्र किया जाता है। सम्मकों के संकलन में उचित मात्रा की शुद्धता जो है वो होनी चाहिए, कि जो भी हम सम्मक एकत्र किए उसमें शुद्धता होनी चाहिए। अगर एक नगर की हम जनगणना कर रहे हैं तो एक दो व्यक्ति की कमी या वृद्धि कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अगर हम एक परिवार की जनगणना कर रहे हैं तो वहां पर एक दो व्यक्ति हमारे निष्कर्ष को अशुद्ध बना देगी। उसी तरह से अगर हम किसी विद्यालय के अंक प्राप्त कर रहे हैं लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखें कि वे किस विषय के हैं, किस वर्ग के हैं, किस क्लास के हैं और कितने इसमें से हैं, तो वो हमारे के लिए सम्मक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अंकों को प्राप्त करना से हमारा कोई भी मतलब नहीं होगा। सम्मक जो है एक दूसरे से संबंधित अर्थात तुलनीय होना चाहिए। जो भी सम्मकों का संग्रहण किया जाता है वो एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ए व्यक्ति की इनकम लेते हैं, बी व्यक्ति की हाइट लेते हैं, सी व्यक्ति का वेट लेते हैं, तो ये अलग अलग जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, और हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम ए व्यक्ति की इनकम लिए हैं तो बी की भी हमको लेनी होगी और सी की भी लेनी होगी। अगर हम ए व्यक्ति की हाइट लिए हैं तो बी और सी की भी हाइट लेनी होगी। अगर हम सी का वेट लिए हैं तो ए और बी का भी हमको वेट लेना होगा, तभी वो सम्मक कहलाएगा और हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। उसी तरह से सांख्यिकी के जो क्षेत्र होते हैं वो सैद्धांतिक सांख्यिकी का मुख्य आधार जो होता है वो प्रायिकता सिद्धांत होता है, और दूसरा सांख्यिकी रीतियों में आंकड़ों का संग्रहण कब, क्यों, कहां, कैसे, यदि आदि प्रश्नों का अगर हम उत्तर ढूंढने जाएं तो यही आंकड़ों का संग्रहण होता है। कितने आंकड़े एकत्र किए जाए, संकलित सम्मकों के संपादन के कार्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं। फिर है वर्गीकरण। एकत्र किए गए आंकड़ों को अधिक सरल व तुलना योग्य बनाने के लिए किसी गुण विशेष के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। वजन, रंग, स्थान आदि किसी भी गुण के आधार पर हो सकता है। यह संक्षिप्तीकरण की दिशा में एक कदम है। सारणीयन
आंखों को अधिक अच्छा लगने, मस्तिष्क में आसानी से बैठ जाने और तुलना योग्य बनाने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों को अधिक सरल व स्पष्ट बनाया जाता है, जिसके लिए सरलीकरण जो है, सारणीयन जो है वो किया जाता है। फिर है प्रस्तुतिकरण कि इस रीति के द्वारा एकत्रित सम्मकों को बिंदु रेखाओं या रेखा चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ताकि वे अपनी अमिट तथा छाप मस्तिष्क पर छोड़ सकें। फिर है विश्लेषण। विभिन्न विधियों के द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और उनकी विशेषताएं ज्ञात की जाती हैं, जैसे कि औसत, अपकिरण, विषमता, सहसंबंध का मापन। इन विधियों के द्वारा आंकड़ों की परस्पर तुलना भी की जाती है। फिर निर्वचन विधि के द्वारा हम निष्कर्ष निकालते हैं और पूर्वानुमान निष्कर्ष के आधार पर हम भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस कार्य को सांख्यिकी रीतियों में शामिल किया जाए या नहीं, यह एक विवादाग्रस्त विषय है। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, परंतु यदि गंभीरता पूर्वक सोचा जाए तो यह एक सांख्यिकी रीति ही है। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद हम कुछ लिमिटेशंस में बंध जाते हैं और ये लिमिटेशंस जो है सांख्यिकी को बांध देती है, जिसमें कि सांख्यिकी सिर्फ व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है। उदाहरण के लिए यदि किसी 5 व्यक्ति की इनकम ABCDE इनकी मासिक आय 2000, 3000, 5000, 6000 और 200 है, तो इन 5 व्यक्तियों की औसत मासिक आय 3240 रुपए हुई। फलस्वरूप यह निकला कि वहां के लोग सुखी व संपन्न हैं, परंतु वहां D व्यक्ति ऐसा है जिसकी आर्थिक दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता। अतः यहाँ पर सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन जो है वो नहीं करती है। सांख्यिकी के परिणाम असत्य सिद्ध हो सकते हैं यदि उनका अध्ययन बिना संदर्भ के किया जाए। अब बिना संदर्भ के किया जाए कि यदि A व्यक्ति के व्यवसाय का लाभ जो है वो 2000, 3000 और 4000 है, उसी तरह से B व्यक्ति का व्यवसाय का लाभ 4000, 3000, 2000 है। अगर दोनों का हम औसत निकालते हैं तो 3000 रुपए दोनों की स्थिति में अगर हमारा कोई उद्देश्य ना हो तो स्थिति हमको समान ही नजर आती है। लेकिन अगर हम देखा जाए, अगर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है तो समान स्थिति है। अगर उद्देश्य है तो यहाँ पर A जो है वो प्रगति कर रहा है और B व्यवसाय जो है वो अवनति कर रहा है। सांख्यिकी किसी समस्या के केवल संख्यात्मक स्वरूप का ही अध्ययन कर सकती है, जिसको कि हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी भाव होते हैं जिसको कि हम संख्या नहीं दे सकते, उसे अंक नहीं दे सकते, जैसे ईमानदारी है, सभ्यता है, बुद्धिमानी है, न्याय है, मित्रता है। इसको हम अंक प्रदान नहीं कर सकते, तो यह क्षेत्र जो है वो अनुसंधान से छूट जाता है। सांख्यिकी के नियम औसत रूप में तथा दीर्घकाल में सत्य होते हैं कि रसायन शास्त्र का एक नियम है कि सोडियम के टुकड़े को अगर पानी में डाला जाए तो उसमें आग लग ही जाएगी। ये सोडियम के प्रत्येक टुकड़े की विशेषता है। उसी तरह से भौतिक शास्त्र में गुरुत्वाकर्षण का नियम कि जो भी वस्तु ऊपर से डाली जाएगी वो नीचे ही गिरेगी। परंतु सांख्यिकी के नियम जो है वो इतने दृढ़, पूर्ण व सत्य नहीं है। सिक्के का बराबर संख्या में चित्त और पट गिरना तभी संभव है जबकि उसे एक से अधिक बार उछाला जाए। सांख्यिकी का उचित प्रयोग उसकी प्रणालियों को ठीक तरह से जानने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। साधारण व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं कर सकता। केवल वही व्यक्ति उसका उचित प्रयोग कर सकता है जो सांख्यिकी के रीतियों, नियमों को ठीक तरह से जानता हो। सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, समाधान नहीं। बहुत से विद्वानों का यह कहना है कि सांख्यिकी केवल सम्मकों को एकत्र करना और उन्हें उचित रीति से प्रदर्शित करना ही काम है, लेकिन उनका निष्कर्ष निकालना काम नहीं है। लेकिन इनमें विचारों में मतभेद है कि सांख्यिकी निष्कर्ष नहीं निकालती है तो सांख्यिकी बेकार है। दोनों प्रकार के विचारों का अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि वास्तव में सांख्यिकी का कार्य बिना किसी पक्षपात या स्वार्थ के आंकड़ों का एकत्र करना व उन्हें विभिन्न प्रकार से आवश्यकता अनुसार प्रदर्शित करना है, ताकि उनके आधार पर उचित निष्कर्ष जो है वो निकाला जा सके। धन्यवाद।